सो आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है स्केलेटल मसल फंक्शन एंड अडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ठीक है, लाइक नॉर्मली स्केलेटल मसल का फंक्शन लाइक सबको पता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, कैसे लाइक हम फिजियोलॉजी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी की डिटेल पढ़ते हैं और सारा कुछ। ठीक है, और फिजियोलॉजी के अलावा भी सारे सब्जेक्ट्स में लाइक बायोमैकेनिक्स वगैरह में भी ये चीज़ डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल का फंक्शन ठीक है कॉन्ट्रैक्शन है, मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। ठीक है, और दूसरा हमारे पास अडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। अब स्केलेटल मसल का फंक्शन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को अडेप्ट कैसे करेगा, ठीक है, इस चीज़ की डिटेल को हम ज़रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टेंशन जनरेशन को। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर आपको ये लेक्चर्स के नोट्स चाहिए, लेक्चर के नोट्स चाहिए, तो आप फेसबुक के ग्रुप पे जा सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ हमारे पास आप कुछ डेली क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेंशन की जनरेशन को, वो नॉर्मल स्केलेटल मसल्स में वो कैसे है। ठीक है, आप जो फैक्टर्स हमारे पास टेंशन को जनरेट करने का काम कर रहे हैं कि ठीक है, जो नॉर्मल मसल का फंक्शन जनरेट करने का काम कर रहे हैं वो क्या थे। ठीक है, एक तो एनर्जी स्टोर्स और ब्लड सप्लाई, जो एनर्जी पहले से स्टोर हुई भी है और जो उसकी ब्लड सप्लाई है वो जाहिर सी बात है वही ज़्यादातर काम करे। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास जो प्रीडोमिनेंट फाइबर्स होते हैं वो प्रोड्यूस कराते हैं टेंशन को। ठीक है, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी है, रिलैक्सेशन करानी है, कभी ट्विस्टिंग करानी है, जिस तरह से भी मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, उससे फाइबर्स को प्रीडोमिनेंस कराते हैं। प्रीडोमिनेंस से सिंपली रिलेटेड है कि डोमिनेंट जो फाइबर्स उस टाइम डोमिनेंट है ना। ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हो कि कभी ऐसा होता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट तरह से फाइबर्स काम करते हैं। कभी ऐसा होता है कि मसल की टाइप 1 फाइबर्स काम करें, कभी ऐसा होता है मसल की टाइप 2 फाइबर्स काम करें, 2A, ठीक है, टाइप 2B। ठीक है, तो ये हम सारे इससे डिटेल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई होती है वो सिंपली हमने ये कहा कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम करिए, न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करिए मसल को। ठीक है, जो हमारे पास इफेक्ट करती है टेंशन की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मसल्स, जो हमारे पास सिंपली मसल में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी कैपेसिटी को। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस हम फटीग के साथ लाइक दो चीज़ों को, ठीक है, इफेक्ट करेगी। फाइबर्स आप कह सकते हो एनर्जी स्टोर और ब्लड सप्लाई हमारे पास दो चीज़ों को काम करिए, एक तो टेंशन को प्रोड्यूस कराने का और दूसरा जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है उसका। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं लेक्चर ज़्यादा डिटेल लंबा ना जाए। ठीक है, 3 मेन एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, 3 हम एनर्जी सिस्टम्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, हम बायोकेमिस्ट्री वगैरह में भी हमने सारी डिटेल्स पढ़ी हैं। ATP, फॉस्फेट, क्रिएटिनिन सिस्टम होता है हमारे पास, एनारोबिक या ग्लाइकोलाइटिक लैक्टिक एसिड सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, और एरोबिक सिस्टम होता है। ठीक है, सिंपली हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की ये साइकिल्स, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल्स पढ़े हुए हैं, ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली ग्लाइकोलाइटिक का तो साइकिल ऐसे ही है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली बताती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास ग्लूकोज से हम कन्वर्ट करके पायरुवेट बना रहे थे। ठीक है, पायरुवेट बनाने के बाद दो तरह से हो रही थी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब एरोबिक सिस्टम में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह से मेटाबॉलिज्म होती है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके काम करता है। ठीक है, और हमारे पास जो एनारोबिक में थी सिंपली लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक है, लैक्टिक एसिड हमारे पास बन रहा था। ठीक है, और वह क्या कर रहा था, वो काम कर रहा था इस तरह से। ठीक है, तो ATP फॉस्फेट क्रिएटिनिन फॉस्फोक्रिएटिनिन जो हमारे पास सिस्टम है या केराटिन का सिस्टम है, सही है। इसमें हमारे पास सिंपली ये होता है कि लाइक जब हम स्टार्ट करते हैं ना एक्सरसाइज को, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल की इसकी बात कर दूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इसके ज़्यादा लेक्चर्स या आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ते, तो लाइक इस तरह से है। ATP केराटिन सिस्टम, सॉरी। सो हमारे पास इसमें ऐसे हैं कि सबसे पहले इनिशियली होता क्या है, जैसे हम कहते हैं ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो हमें सारा प्रोसेस पता है। ATP आया, ATP ने क्रॉस ब्रिजेस बनाए, मायोसिन के साथ रिलीज कराई एनर्जी, और फिर हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई। अब एनर्जी रिलीज होने के बाद ना जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बच गया था वो हमारे पास था, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, अगर मैं सिंपली बताऊँ कि हमारे पास ये कैसे था, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास था ना वो था, लाइक अगर मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हमारे पास ATP आ रहा था। ठीक है,
और दूसरी हमारे पास चीज़ जो इसके बाय प्रोडक्ट रिलीज हुए थे जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास रिलीज हो रहा था लाइक एटीपी की ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या था, हमारे पास एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, तो हमारे पास फॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट आ जाता है और एटीपी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना अब एक्टिवेट कराता है ये हमारे पास एटीपी फॉस्फोकेराटिनिन सिस्टम को, ठीक है, ये केराटिन सिस्टम को। ये क्या करता है, जो केराटिन थी ना हमारे पास फॉस्फोकेराटिन, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन करता है सबसे पहले इसको, अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फॉस्फोकेराटिन थी उसकी क्या हुई, उसकी हो गई ब्रेकडाउन, ठीक है। उसके ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास बना, एक तो हमारे पास आ जाता है फॉस्फेट प्लस हमारे पास केराटिन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये केराटिन थी, ठीक है। तो हमारे पास जो केराटिन था वो अब हमारे पास क्या हुआ, वो निकला, ठीक है। उसने एनर्जी रिलीज की थी, ठीक है। अब उसने एनर्जी रिलीज की, हमारे पास वो जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई, लाइक ये यहाँ पे ब्रेकडाउन जो थी वो एक एंजाइम के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। हम उस इतनी डिटेल में बताती हूँ, मैं ऐसे बताती हूँ केराटिन एंड काइनेज एंजाइम का नाम है, ठीक है। इसको हम अलग वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे एटीपी सिस्टम को, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना ब्रेकडाउन करने के लिए इसको, ठीक है, वो क्या करती है कि वही एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का रिलीज हुआ, यहाँ पे एनर्जी का रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का रिलीज हुआ और उस एनर्जी ने जाके इस पे एक्ट किया और इस पे एक्ट करने के बाद इसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्या किया, इसको दोबारा से एटीपी बना दिया और एटीपी की हमारे पास फिर हमने दोबारा से क्या किया, उसकी दोबारा से एनर्जी का फ्यूल के तौर पे यूज़ करने का काम कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ सिस्टम है, लाइक इसी तरह से इसका काम होता है। और यही लाइक एनर्जी जो आ रही है हमारे पास, एनर्जी ने ब्रेक डाउन किया और इस तरह से हमारे पास सिस्टम होता है, सही है। तो ये हमारे पास छोटा सा था, मैं डिटेल में नहीं गई, तो इस तरह से, ठीक है। सो हम बैक चलते हैं, अच्छा, ठीक है। ये हमारे पास होंगे 3 एनर्जी सिस्टम्स के पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, फटीग, ठीक है। फटीग एक्चुअली होती क्या, फटीग सिंपली हमारे पास अफेक्ट करती है मसल की परफॉर्मेंस को, ठीक है। मसल की जो फटीग होती है वो सिंपली हम लोड को कहते हैं, ठीक है। लोड जैसे पड़ता है ना, आप कहते हैं किसी मसल पे लोड पड़ रहा है, ठीक है, जैसे उस मसल पे लोड पड़ता है तो हमारे पास ग्रेजुअली ना उसमें डिक्लाइनिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब उसका मसल में डिक्लाइन सा आएगा तो हमारे पास क्या होती है, जो फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी थी ना न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की, ठीक है, एनएम सिस्टम से मीन्स न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की, जो हमारे पास एक ग्रेजुअल डिक्लाइन करने की फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी थी, जिस तरह फोर्स प्रोड्यूस करा के वो मूवमेंट परफॉर्म करा रहा था, वो नहीं होती, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक टेम्पररी फेलियर की स्टेट में जो हमारे पास है ना मसल चला जाता है, ठीक है। और जैसे वो सिस्टम या मसल टेम्पररी फेलियर की तरफ चला जाता है तो हमारे पास मसल में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। अब जब स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आप उस पर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज लगाओगे तो वो आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसकी स्ट्रेंथ ही कम है, ठीक है। सो अभी होता क्या है, ठीक है, हुआ ये कि उन्होंने कहा स्केलेटल मसल में अगर फटीग हो गई है, ठीक है, स्केलेटल मसल में उन्होंने कहा फटीग हो गया, और हमारे पास मोस्टली फटीग होती भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में ही रिलेट करती है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में फोर्स ज़्यादा लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो डिमिनिश हुआ है। रिस्पॉन्स का डिमिनिश होने का मतलब है कम हो जाना, ठीक है, रिड्यूस हो जाना, या आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो होती है ना गिर जाना, जब रिस्पॉन्स मसल का गिर जाता है, आप बेशक स्टिमुलस देते रहो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, एक तो हमारे पास उसमें उन्होंने सिंपली ये कह दिया है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड था ना मोटर यूनिट्स का, मोटर यूनिट्स के अंदर जो पोटेंशियल था, ठीक है, काम करने का, मोटर यूनिट काम कर रहा था, जाहिर सी बात है हमें पता है मसल की जब हम मूवमेंट करा रहे हैं मोटर यूनिट आके काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं अब उस चीज़ की डिटेल में नहीं जानना चाह रही, बस सिंपली आपको ये पता है कि मोटर यूनिट हमारे पास मसल में जब हमारे पास मूवमेंट करा रहे थे या कॉन्ट्रैक्शन करा रहे थे मसल में काम कर रहा था स्केलेटल मसल में। अब क्या हुआ, मोटर यूनिट का पोटेंशियल जो है, ठीक है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, मतलब आप कह सकते हो उसकी जो पीक थी, ठीक है, उसकी जो पीक थी वो अब कम हो गई है, ठीक है। आप ये कह सकते हो उसकी जो पहले पीक थी वो ज़्यादा थी, अब क्या हुआ, वो पीक कम हो गई है। वो पीक कम होने की वजह से क्या हुआ है, सिंपली वो रिस्पॉन्स नहीं दे सक रहा, ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी स्टिमुलस लगाते रहो वो रिस्पॉन्स नहीं दे सक रहा है, क्योंकि मोटर यूनिट के अंदर पोटेंशियल ही नहीं रहा, ठीक है।
ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार एक ही मसल पे काम कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल में मोटर यूनिट का रिस्पांस कम हो गया। अब मोटर यूनिट का रिस्पांस कम होने की वजह से क्या हुआ, मसल फटीग कॉज हो गया। मोस्टली ये एक्यूट होती है, ठीक है, लाइक हम ये कहते हैं कि ये सिंपली एक्यूट होती है और रिवर्सिबल रिस्पॉन्स है, लाइक आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। सो ओके, 3 फैक्टर्स हमारे पास इस रिस्पांस को कॉज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक तो डिस्टर्बेंस होगी कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म में, खुद ब खुद लाइक हो सकता है अंदर ही मैकेनिज्म मसल का ख़राब हो गया हो, जो एनर्जी स्टोर हो रही थी वो सही नहीं है, ठीक है, स्टोर नहीं सही तरह से हो रही, ऑक्सीजन कम आ रही है, ठीक है, हाइड्रोजन वहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है, आपका मसल कह रहा है कि यार मसल में इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनहिबिटरी फाइबर्स नीचे भेज के एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कॉज करेगा, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये रिस्पॉन्स आ सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास कंडक्शन, इम्पल्सिस की कंडक्शन थी ना मायोन्यूरल जंक्शन में, जो हमारे मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शंस बने हुए थे, ठीक है, वहाँ पे ये होता है कि हो सकता है कि उन जो फास्ट ट्विच फाइबर्स काम कर रहे थे, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनकी कंडक्शन कम हो जाए, ठीक है, वो सही से कंडक्ट नहीं कर सक रहे, ठीक है, तो ये 3-4 हो सकते हैं, ठीक है। कंडक्शन किसी वजह से कम हो सकता है यही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये आके काम कर रहा और ये इनहिबिटरी दे रहा है उस, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स जो थे हमारे पास क्या है, इन्होंने ये रिस्पॉन्स कॉज कर दिया, ठीक है। ओके, अब कुछ फाइबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, जो फाइबर्स की टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है मसल्स में, वो हम डिवाइड करते हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, ठीक है, जिस तरह से फाइबर्स हैं, ठीक है, कि किस तरह से वो रेजिस्ट करे फटीग को, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक तो टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 1 में हमारे पास क्या होता है कि टोनिक फाइबर्स आते हैं, स्लो ट्विच होती है, ठीक है, इसमें लाइक हम ट्विचिंग की जब बात करते हैं ना, तो हमारे पास लाइक टोन की फॉर्म में, ये टोन पे काम कर रहा है। जब मसल्स की टोन की बात आएगी ना, तो हमारे पास सिंपली क्या चीज़ आ रही है, टाइप 1 फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं लो लेवल ऑफ टेंशन, ठीक है, लेवल ऑफ टेंशन इसका लो ही है, ठीक है, लाइक सिंपली हम कहते हैं हमारे पास क्या कर रहा है, लो लेवल ऑफ टेंशन को प्रोड्यूस करा रहा है, लेकिन जो हमारे पास टेंशन है वो एक सस्टेन टाइम के लिए रहेगी, लाइक कॉन्टिन्यूसली जो है ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। कॉन्ट्रैक्शन बेशक कम है, लेकिन हमारे पास क्या होता है ना कि साथ साथ क्या करिए कि टेंशन आहिस्ता उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है, मसल को। तो ये हमारे पास कौन सी है, टाइप 1 है, जिसमें हम टोन की बात करें, टोन के ऊपर जब वर्क करें, और मोस्टली ये एरोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास एरोबिकली हमारे पास काम करेगी, क्योंकि इसने सस्टेनली लाइक आहिस्ता तरीके से काम करना है, ठीक है। फटीग जो होती है इसमें कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप कहते हो कि टाइप 2A फाइबर्स से, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाती है, मोस्टली सोलियस और पोस्चर मसल्स। अगर आप एग्जांपल ले लो ना पोस्चर मसल्स की, व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है, एक टाइम आता है उस बंदे को उस बैक के मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, और उसका अगर पोस्चर सही नहीं है तो फिर तो मतलब बंदा वाकई काफ़ी ज़्यादा पेन में आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है ना कि हम कहते हैं यार 5 घंटे का सफ़र कर लिया, ठीक है, और बस उसके बाद गया भाई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, 5 घंटे का सफ़र बैठ के, तो अब मेरी तो कमर टूट गई। इसका मतलब उसके पोस्चर मसल क्या थे कि उसकी जो टाइप 1 फाइबर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव हुए हुए थे, ठीक है, उन्होंने टेंशन प्रोड्यूस कर लाई, लेकिन आहिस्ता कराए थे, इससे उसको पता नहीं चल रहा था, ठीक है, लाइक उसमें पेन नहीं आती। तो उसमें उसने क्या किया, आहिस्ता जब बढ़ती गई तो वो इतनी ज़्यादा अब हो गया, लेकिन लाइक उसके बैठा भी नहीं जा रहा, से ये लाइक इतनी ज़्यादा हो जाती है। लाइक हम जब सफ़र करते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, तो 5, 6, 10, 12 घंटे का, तो फिर इस तरह से होता है। इसलिए सोलियस और पोस्चर मसल की एग्जाम्पल। टाइप 2 में हमारे पास कौन से, फेजिक, ठीक है, फेज में। अब हमारे पास इसमें क्या होती है, फेज में आती है, ठीक है, फेज, और हमारे पास दूसरा क्या है, फास्ट ट्विच जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है, लाइक ट्विचिंग का मतलब आप ऐसे ले सकते हो, देखो अगर आपके पास एक फाइबर्स हैं, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि अगर टाइप 1 फाइबर्स काम कर रहे थे स्लो ट्विच के साथ, स्लो ट्विच का सिंपली ये मतलब होता है
एक तो फोर्स जो है ना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ी है ना फोर्स पावरफुल है, लेकिन जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो लंबा होता है, ठीक है, और इसमें फटीग के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। टाइप 1 में हमने दी। टाइप 2 में मैं ये कहती हूँ फास्ट ट्विच है। फास्ट ट्विच का मतलब ये है फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है ना, इसका मतलब जैसे फोर्स ज़्यादा है ड्यूरेशन कम हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा ड्यूरेशन कम। तो हमने यही बात की कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ टेंशन हम दे रहे हैं, ठीक है, जनरेट हो रहा है, और लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, लाइक हम ज़्यादा देर के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी होता है कुछ टाइम कुछ लोगों में कि लाइक इसमें ना फटीक भी ज़्यादा हो जाती है, कई बार लोगों को फटीक बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टाइप 2A, टाइप 2B, ठीक है, और ये किस वजह से कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टाइल और फटीक की करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, ठीक है। टाइप 2A उन्होंने ये कहा इसकी तो एरोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लाइक ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। एरोबिक का मीन यही है, एरोबिक की जहाँ पे भी डेफिनेशन आएगी सिंपली इसका मतलब ये होता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी बॉडी में हो रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है। लेकिन अब जब हमारे पास एनारोबिक आ गई है तो हमारे पास एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ हमारे पास एनारोबिक है, उसको ऑक्सीजन की अमाउंट सही नहीं मिल रही, या उसके ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं उसको, ठीक है, या हो सकता है उसको ऑक्सीजन लाइक सही मिल नहीं रही, ठीक है। अब होता क्या, टाइप 2A में क्या है, उन्होंने यही बात की है, फटीक स्लोली है, कम है, 2B से कम में है इसकी फटीक के चांसेस, लेकिन इसमें फटीक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2B में। आपको क्या लगता है कि इसमें हमारे पास क्यों चांसेस ज़्यादा होंगे? एक तो सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है, ये हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिससे हमारे पास मसल की टेंशन जनरेट हो रही है उसमें वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहा है, लाइक उसको ऑक्सीजन की कम मिल रही है अमाउंट। हमने ऊपर यही बात की अगर इनसफिशेंट ऑक्सीजन होगी तो हमारे पास फटीग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये उस रिस्पॉन्स पे काम कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन के लाइक हमारे पास इनसफिशेंट ऑक्सीजन है तो हमारे पास क्या हो गया, कम हो गई, ठीक है। सो हमारे पास इस तरह से ये पाथवे चलता है, सही है। तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं ताकि हमारे पास फिर हम इसमें कार्डियोपल्मोनरी फटीग और कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फटीग को, इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्योंकि लेक्चर ज़्यादा डिटेल में भी आप बंदा सुन नहीं सकता, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी फटीग हमारे पास सिंपली जनरल फटीग है, ठीक है, फुल बॉडी की फटीग। कार्डियोपल्मोनरी फुल बॉडी का सिस्टम हमारे पास काम जब हम करवा रहे हैं हमारे पास सिंपली जनरल फटीग को हम कार्डियोपल्मोनरी फटीग भी कहते हैं, ठीक है। फुल बॉडी का रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, रिपीटेटिव लिफ्टिंग, बार बार बंदा जो है उस मूवमेंट को कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, फुल बॉडी जो होती है वो फटीग की स्टेट में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड टू बॉडी एबिलिटी टू यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एफिशिएंटली, ठीक है। ये हमारे पास रिलेट करती है कितना एफिशिएंट एक बॉडी अपने जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। फैक्टर्स जो कार्डियोपल्मोनरी फटीग को कॉज करते हैं सिंपली वो हमारे पास होते हैं, एक तो हमारे पास ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड शुगर के लेवल, ठीक है, जैसे हमारे पास ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है ना फटीग कॉज हो जाती है, आपकी सारी बॉडी के मसल्स में आपको ऐसा लगेगा लाइक टूट रहे हैं, ठीक है, शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ हुआ है इन मसल्स और लिवर वो भी कम हो गया, ठीक है, लाइक आपने इतनी ज़्यादा यूज़ कर लिया है जो हमारे पास स्टोर हुई हुई थी ग्लूकोज वो भी यूज़ हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर हुआ हुआ था वो भी यूज़ हो गया। तो इससे हमारे पास ये चीज़ हो सकती है कि एक तो डिप्लीशन हो गई है हमारे पास पोटेशियम की, और मोस्टली उन लोगों में होता है जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं ना, पोटेशियम की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती या पोटेशियम की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है, बहुत सी डिजीज़ में भी होता है, ठीक है। तो ये उस केस की उन्होंने बात की है कि कार्डियोपल्मोनरी फटीग, उस केस में भी अगर आप बार बार फिजिकल एक्टिविटी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फिजिकल एक्टिविटी को करते हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, जॉगिंग हो, कोई भी एक्टिविटी ले लो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करती है, कार्डियोपल्मोनरी फटीग कॉज करती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा थ्रेशोल्ड फॉर फटीग क्या हो सकता है, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड होगा ना जिस पे जाके फटीग कॉज हो सकती है, आप ये कह सकते हो कि एक फटीग का भी थ्रेशोल्ड हो सकता है, ठीक है। इज द लेवल ऑफ एक्सरसाइज दैट कैन नॉट बी सस्टेन इंडेफिनेटली, ठीक है, एक ऐसा लेवल ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, जो हमारे पास अब सस्टेनली नहीं काम कर रहा है, ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हो कि हमारे पास अगर इसको बहुत सिंपल सी मीनिंग से मैं बोलूँ, ठीक है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था शायद,
इसको अगर मैं बहुत से सिंपल से मीनिंग से बोलूँ, हमारे पास सस्टेन इंडेफिनिटली का मतलब ये है कि एक्सरसाइज ऐसे नहीं है कि हमारे पास लाइफ टाइम जो है ना वो चलती जाएगी, ठीक है। ये ऐसी नहीं है, लाइक आप ये भी नहीं कह सकते कि चलती ही रहेगी, ठीक है, एवर और एवर साइज जिंदगी लाइक इसको हम चेंज नहीं कर सकते। या आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि हाँ आप मूवमेंट को चेंज करोगे ना तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, लाइक आप इसकी थ्रेशोल्ड को चेंज कर सकते हो ठीक है। इट कैन बी नोटेड एज, इसको नोट कैसे किया जाता है, एक तो लेंथ ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम मेंटेन कर लें तो हमारे पास तब, दूसरा हम नंबर ऑफ रिपीटिशन जो हम एक्सरसाइज उसको दे रहे हैं, इनिशियली हमें पता होना चाहिए हमने इतनी रिपीटिशंस देनी है ताकि फटीग कॉज ना हो, ठीक है। दो चीज़ों को हमने नोट करना है ताकि हम थ्रेशोल्ड जो हमारे पास फटीग के लिए था उसको बेस लाइन से पहले लाइक जो हमारे पास एक सेट बेस लाइन है उससे या फटीग के जहाँ पे चांसेस ज़्यादा है वहाँ से हम पहले से रोक लें। एक तो लेंथ ऑफ टाइम हमने बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए हमने कॉन्ट्रैक्शन देनी है, उतने कितना हमने रिलैक्सेशन का टाइम देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा हमारे पास रिपीटिशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी रिपीटिशन एक एक्सरसाइज की परफॉर्म कराएंगे तो फटीग नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक बेस लाइन सेट कर देती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एडेप्टिव चेंजेस थे ना बॉडी में, जो हमारे पास फिजिकल परफॉर्मेंस से आ रहे थे वो जो हमारे पास फिजिकल परफॉर्मेंस से आ रहे थे वो क्या होता है कि अच्छा अब उन्होंने क्या है, इन चीज़ों ने आपकी एक बेस लाइन सेट कर दी होती है, ठीक है, चाहे वो लेंथ ऑफ टाइम है चाहे वो नंबर ऑफ रिपीटेशन है। अब उसकी बेस लाइन सेट होने के बाद आपने उतनी ही अमाउंट में एक फिजिकल परफॉर्मेंस एक पेशेंट को करानी है, ठीक है, ताकि वो उतने एडेप्टिव चेंजेस आपने देखो बेस लाइन सेट इसलिए भी करनी है क्योंकि उस पेशेंट में हमने कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हम तभी करा रहे हैं ना जब एक तो पेशेंट के अंदर इतनी एबिलिटी है, ठीक है, कि वो रेजिस्ट कर सकता है। अगर वो रेजिस्ट कर सकता है तो हमने एक बेस लाइन ऐसे सेट किया कि हमने उसके एडेप्टिव चेंजेस लाने हैं फिजिकल परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो एक सेट ऑफ बेस लाइन हम उसको दे देते हैं, ठीक है, और उसको हम मैयर भी करते हैं, ठीक है, उसको हम मैयर करते हैं, चाहे वो लेंथ ऑफ टाइम है चाहे वो नंबर ऑफ रिपीटिशंस हैं, ठीक है, उनको हम मैयर करेंगे ताकि हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट थिंग इज ऑल्सो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पास फटीग को, ठीक है। ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जो हमारे पास सिंपली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्या फटीग को, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो बंदे का हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसकी वर्किंग, उसकी हार्ट की वर्किंग, उसकी लंग्स की वर्किंग, ठीक है, उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसका आप उसके ये कह सकते हो उसके कार्डिक सिस्टम, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी एबिलिटी क्या वो कर सकता है, उसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है, हमारे पास हर चीज़ का हेल्थ स्टेटस मेंटेनेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, इसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी फटीग को, ठीक है। अगर ये चीज़ें सही नहीं हैं, प्रॉपर नहीं हैं, तो ये क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी हमारे पास फटीग को, ठीक है। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ना हमारे पास न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के, कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स के, कैंसर पेशेंट्स हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ठीक है, तो ये सारे जो पेशेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऑनसेट होता है ना फटीग का, ठीक है, जो हमारे पास ऑनसेट होता है फटीग का वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है, एबनॉर्मल होता है हमारे पास जो ऑनसेट फटीग का था वो एबनॉर्मली हो गया, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि और ये मोस्टली एब्रप्टली होता है, ठीक है, और रैपिडली हमारे पास इंक्रीज भी हो जाता है अगर हम टाइम इंटरवल्स दे रहे हैं या प्रिडिक्टेबल टाइम्स के अंदर अंदर ये इंक्रीज भी हो जाता है। लाइक अब एब्रप्टली एकदम तेज़ी से इंक्रीज होती है, ठीक है, बुरे तरीके से, लाइक बहुत बुरे तरीके से फटीग जब कॉज होती है ना, कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लाइक पेन की सेंसेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को मैनेजमेंट करके आपने एक्सरसाइज प्रोग्राम देना होता है, ठीक है, पेशेंट को, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जो हिस्ट्री आप पेशेंट से लेते हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तो उसमें ये डिजीजेस पहले से प्रेजेंट है तो उसकी फटीग की कॉज आपकी एक्सरसाइज नहीं हो सकती, हो सकता है डिसऑर्डर्स हो, ठीक है। तो आपने इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप पेशेंट की ले रहे होते हो, ठीक है। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन है, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे पास कैसे फटीग कॉज हो रही है, ठीक है।
ओके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे पास है क्या, पैटर्न होता है फटीग का डिफरेंट, लाइक हमें पता है जैसे हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में पैटर्न है, या डिफरेंट डिजीज़ की वजह से हमारे पास पैटर्न डिफरेंट हो गया है, ठीक है, डिफरेंट तरह से पैटर्न बनेगा। पेशेंट क्या करता है ना, पेशेंट जो होता है ना जैसे उठता है सुबह सुबह, ठीक है, बस सही होता है, अर्ली मॉर्निंग तक क्या हुआ, उसकी मूवमेंट नॉर्मल ही है, सही है, कोई फटीग नहीं है, आराम से सारे दिन के काम कर रहा है, ठीक है। मिड आफ्टरनून का टाइम, जब आफ्टरनून का टाइम आया ना, दोपहर का टाइम आया, पेशेंट में क्या होता है कि एक फटीग की एक पीक आती है, इतनी ज़्यादा फटीग लाइक एकदम से हो जाती है, पेशेंट अपने आप को एक वीकनेस के केस में लाइक आप इतना ज़्यादा वीक, अपने आप को बहुत वीक समझने लग जाता है, लाइक उसकी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास अर्ली इवनिंग है, ठीक है, जैसे हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट है इवनिंग का, क्या होता है कि हमारे पास फिर से फटीग ख़त्म और स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। वाह, कितना अच्छा मैकेनिज्म है, हाँ इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो मॉर्निंग में क्या हुआ, पेशेंट उठा, उसने सारे काम किए, उसको कोई फटीग नहीं हुई, आफ्टरनून का टाइम आया, ठीक है, तो क्या हुआ कि पेशेंट क्या हुआ, एक पीक पे पहुंच गया फटीग के, ठीक है, वीक थी हमारे पास की बॉडी, ठीक है, और जैसे अर्ली इवनिंग पे पहुंचा तो हमारे पास स्ट्रेंथ जो थी वो क्या हुआ, वापस रिटर्न कर गई। ये हमारे पास क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पैटर्न डेवलप होता है फटीग का। फटीग का पैटर्न कैसे है, मिड में, तो हमें फटीग का पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या फटीग बिल्कुल एब्रप्टली आती है, बीच में आ रही है, सारा दिन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, लास्ट हमारे पास रह गया कार्डियक, पेरिफेरल और वेस्कुलर या पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, या आप कैंसर के पेशेंट्स ले सकते हैं, मोस्टली वो पेशेंट्स जिनमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी वगैरह वो ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि मोस्टली ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है, ठीक है। ये ऐसे डिफेक्ट्स है जिनमें इन आप ये कह सकते हो बॉडी के इन सिस्टम्स में जब डिफेक्ट्स आता है ना, हमारे पास ऑक्सीजन का कॉम्प्रोमाइज़ होना लाइक कॉमन सी बात हो जाती है, ठीक है। इन दीज पेशेंट फटीग मोर रेडिली, ठीक है, फटीग ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उनको लगता है, ठीक है, लॉन्गर टाइम लेते हैं हमारे पास वो रिकवरी के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपकी फटीग हो गई है उसके बाद जो रिकवरी है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो नॉर्मली रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जब हम करा रहे हैं उसमें जो रिकवरी के चांसेस हैं वो हमारे पास ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ होगी, और कुछ फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक आउटसाइड और रूम टेम्परेचर, हमारे पास क्या है, एयर क्वालिटी अच्छी है कि नहीं जहाँ पे एक्सरसाइज करा रहे हैं, वहाँ पे फटीग कॉज थी क्योंकि ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट नहीं, अच्छी अमाउंट नहीं मिल रही, सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल रही, ठीक है। लैटिट्यूड भी हमारे पास काम करता है क्योंकि हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कितना क्विकली ये सारे हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हाँ, कितने क्विकली ऑनसेट हो रहा है फटीग का, और कितना मच टाइम, कितना ज़्यादा टाइम लेगी हमारे पास, सॉरी नज़र नहीं आ रहे थे, कितना ज़्यादा टाइम लेगी रिकवरी के लिए, ठीक है। वही मैंने कहा रूम टेम्परेचर, एयर क्वालिटी, लैटिट्यूड, और हमारे पास ये सारे काम करें कि कितनी जल्दी फटीग होगी, ठीक है। इनसे आपको पता चल जाएगा किस तरह की आपकी चीज़ें हैं, किस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, तो आपको पता चल जाएगा कितनी फटीग कॉज होगी और कितना टाइम लेगी ये रिकवरी को। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई इंक्वायरी हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में